हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा, अनेक अनेक स्थितियों में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला। ठीक है, अभी तक जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी तक हमने पढ़ा, उसमें जो कोफिशिएंट्स रहते थे दोस्तों, वो कांस्टेंट रहते थे। यानी कि ये जो डेरिवेटिव्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनके साथ देखो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स की घात एन, एक्स की घात एन माइनस वन। मतलब कि यहाँ पर डेरिवेटिव्स के साथ यानी अवकलजों के साथ आपको एक्स दिखाई दे रहा है। और अभी तक जैसे अपन उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे अपन अभी पढ़े थे, मान लीजिए डी स्क्वायर प्लस फाइव बी प्लस सिक्स वाई, इस टाइप से अगर कोई हमारे पास अवकल समीकरण होता था, तो ये क्या है, देखो, ये डी स्क्वायर मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, डी स्क्वायर वाई मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू, इस डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, परंतु ये वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स। और ये देखो, अब इस अवकल समीकरण में और उस अवकल समीकरण में फर्क क्या है, देखो यहाँ पर इनके कोफिशिएंट को देखो, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, यहाँ पे 6 है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अभी तक हमने ऐसे लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा जिनमें जो गुणांक है, ठीक है, यहाँ पे जो अवकलज हैं उनके जो गुणांक हैं वो कांस्टेंट होते थे। गुणांक कह रहे हैं कोफिशिएंट्स, तो वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर है। परंतु अब हम ऐसे समीकरणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनमें अवकल समीकरण में जो डेरिवेटिव्स होंगे उनके गुणांक वेरिएबल के रूप में होंगे। तो आप ये अवकल समीकरण देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो a1 a2 a3 ये सब होंगे, इसमें लास्ट देखो an तक, तो ये सब लोग यहाँ पे कांस्टेंट है। परंतु उनके साथ और कौन है वो भी देखो, यहाँ x की घात n है, x की घात n माइनस वन है, वैसे यहाँ x है, और ये सब लोग कौन है दोस्तों, ये सब तो वेरिएबल्स है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट दिखते थे, वहां वेरिएबल्स हैं। अब ये a1 a2 an तक ये तो कांस्टेंट है ही, लेकिन वहां पे सिर्फ कांस्टेंट तो नहीं है ना, वहां पे उनके साथ साथ कौन है, x वाली चीजें भी हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब आप इसको, इस स्थिति में ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, उसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट तो आप नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि इसके कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वहां x भी है, x वाली चीजें भी हैं, देखो। ठीक है, ये पूरा का पूरा देखो, ये इसके साथ ये भले कांस्टेंट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ दो लिखा है तो वो कांस्टेंट है, परंतु दो एक्स स्क्वायर लिखा है, अब ये कांस्टेंट नहीं है ना। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ गुणा में रहते हैं तो वो पूरा का पूरा वेरिएबल होता है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इस टाइप के इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करके, थोड़ी मेहनत करके उस रूप में चेंज कर सकते हैं जो रूप अपन पढ़े थे, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में अपन इसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। रिड्यूसिबल मतलब अब हम उनको उस रूप में पहले बदलेंगे फिर हल करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम और किस नाम से पुकारते हैं, कॉशीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस इसको किस अर्थ में कहा जाता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये डी एन वाई बाई डी एक्स है, मतलब y का nवा अवकलज है, तो देख लो nवा अवकलज है ना, तो बगल में x की घात n है, nth डेरिवेटिव के साथ x की घात n, n माइनस वनथ डेरिवेटिव के साथ x माइनस वन घात है। ऐसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव को देख लो, डी वाई बाई डी एक्स को देखो, तो इसके साथ x की घात वन है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वेरिएबल है तो कुछ भी वेरिएबल, वो वेरिएबल की घात उतनी ही है जितनी कि वो जिस डेरिवेटिव, जितने ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ वो गुणे में है ना, तो उस वेरिएबल की घात में भी उतना ही है। दिख रहा है, n माइनस वन एन माइनस वन। तो दोस्तों ये इस अवकल समीकरण की पहचान है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो, आप जो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिए गए जिनको हमको सॉल्व करना है, वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव है तो बाजू में जो वेरिएबल है उसका दो घात है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो बाजू में जो वेरिएबल है उसका एक घात है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा।
चलिए, तो अब प्रश्न ये उठता है सर कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले लीनियर इक्वेशन में कैसे परिवर्तित करेंगे, कैसे अपन बोले ना डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब ऐसे समीकरण जिनके गुणांकों के रूप में आपको वेरिएबल्स अभी दिखाई दे रहे हैं, हम इनको उस रूप में परिवर्तित करेंगे, ऐसे एक अवकल समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे जिनमें कोएफिशिएंट्स जो हो वो कैसे हो, कांस्टेंट हो। तो वो कैसे परिवर्तित कर सकते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसके लिए कुछ नियमावली है, कुछ अपने को कुछ मानना पड़ता है। तो क्या मानना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें हम आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करते जाएंगे और उसमें जो जो काम करने हैं वो आपको बतलाते जाएंगे। तो चलिए, पहला अवकल समीकरण आप देखिए और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अपन लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण है एक्स स्क्वायर डी एक्स पर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4, है ना भाई, माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y बराबर x। देखो, तो आपको पहले प्रश्न जब दिया होगा, प्रश्न में जब अवकल समीकरण दिया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जब दिया होगा, तो आपको पहचानना है कि क्या ये वास्तव में इस रूप में है या नहीं। ठीक है, अगर होगा तो ये फिर उस नियम से बनेगा जो नियम अभी हम आपको बतलाने वाले हैं। ठीक है, और हम इस रूप वाले समीकरण को आसानी से कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले लीनियर इक्वेशन में बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे मानना है, x को मानना है e की घात में z। ठीक है दोस्तों, क्या मानना है, x बराबर e की घात में z मानना है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो उसका कारण जस्ट आपको मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो x बराबर e की घात z मान लिए, ठीक है। तो यहां से दोस्तों दोनों ओर अगर मैं लॉग लूंगा तो हम इसको लिख सकते हैं z बराबर लॉग x, z बराबर log x। तुरंत मैं यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ, तो dz बाई डी एक्स पर आपको मुझे मिलेगा 1 बाई एक्स। ठीक है दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन हो गया, तो dz बटे डी एक्स बराबर 1 बाई एक्स, या यूं कहिए कि dx बटे dz बराबर x। तो जिसकी जब जरूरत पड़ेगी हम उसको वहां से यूज कर लेंगे, इसको या उसको जो भी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको माननी है दोस्तों। इस टाइप के हर इक्वेशन को कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले लीनियर इक्वेशन में बदलने के लिए आपको यही चीज माननी है। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हर सवाल में आपको ऐसा ही मानना है, इस टाइप के अवकल समीकरणों में ऐसा ही मानना है। किसमें परिवर्तित करने के लिए, लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब सुनिए, अब क्या करना है हमको दोस्तों। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये जो अवकल समीकरण आपको दिया था वो तो उसमें जो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर जो है वो तो x है और परतंत्र चर y है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। परंतु आपने x को z के टर्म्स में कुछ मान लिया है, इसलिए अब पूरा का पूरा अवकल समीकरण फेर बदल जाएगा, पूरा चेंजेस होगा। आपको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसका मान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर x को अब z के रूप में मान लिया ना, z के रूप में कुछ कुछ माना है, तो पूरा अवकल समीकरण अब x के बदले z के रूप में y अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, अब ये x और y में है, यहाँ पे स्वतंत्र चर कौन है, x है, परंतु अपन ने x को कुछ माना है ना, अब पूरे अवकल समीकरण को हमको बदलना होगा। ठीक है, अब आप अवकल समीकरण को ऐसे रूप में दिखाएंगे जिसमें स्वतंत्र चर के रूप में कौन रहेगा दोस्तों, अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में कौन रहेगा, z रहेगा। ऐसे रूप में आपको परिवर्तित करके इसको दिखलाना है। तो कैसे दिखलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो, dy बाई डी एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या dy बाई dz इंटू dz बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, ठीक, आप देखो ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, आप देखो dz dz। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजी है, चेन रूल से ऐसे लिखे अपन। ठीक है, चलिए अब सुनिए ध्यान से, तो ध्यान से सुनिए, dz बाई डी एक्स को हम 1 बाई एक्स लिख देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी जेड। dz बाई डी एक्स का मान 1 बाई एक्स है, यहाँ रख दिए, और dy बाई डी जेड। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, और ये dy बाई डी एक्स का मान आ गया। चलो, इसका मान तो अपन ने ला लिया है। अब इसका मान तो आपने ला लिया, वो तो ठीक है,
इसका रूप भी बदल दीजिए, एक्स को इधर लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी जेड। यानी कि इस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का एक साथ मुझे उपाय मिल गया। अब इस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह में सीधा डी वाई बाई डी जेड रखूंगा। ठीक है, एकदम सरल है। अच्छा, इसको और हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, डी बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ऑपरेटर डी बोलते हैं ना भाई। और ये वाई, आप इसको आज एक नया नाम दे दीजिए, डी बाई डी जेड को आप डी डैश बोल दीजिए। ठीक है, और ये वाई आप बता दीजिए बाजू में कि जहां डी बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, जहां डी कौन है दोस्तों, डी बाई डी एक्स है, और डी डैश आपने किसको कहा है, डी बाई डी जेड को कहा है। कहीं पर भी डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ठीक। अब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये टू टू दिख रहा है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव हमें कैसे मिलता है, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब हमें सेकंड डेरिवेटिव मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप डी बाई डी एक्स लिखेंगे। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है दोस्तों, इस डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, ये देखो, तो ये है 1 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। अब आप कहेंगे कि सर अंदर तो डी वाई बाई डी जेड है, जेड वाली चीज है, ये जो एक्स वाली चीज है, कैसे करें। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी जेड यूं समझिए सरल शब्दों में कि डी जेड का गुणा भाग कर रहे हैं। ठीक है, डी जेड का गुणा भाग, तो यहाँ पे आ गया। अब आप कहेंगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो डी एक्स था, तो वो जो डी एक्स था उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, और डी जेड का मैंने जो जबरदस्ती भाग किया हुआ दिख रहा है वो यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देख लो डी जेड कट के आपको वापस डी बाई डी एक्स इतना मिलेगा। ठीक है, तो सरल शब्दों में आप इस तरीके से समझिए तो हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। वैसे ये जो काम हुआ है वो वास्तव में कहाँ से हुआ है, चेन रूल से हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को भी आप भली बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से सूत्र लगेगा, देखो ये पहला पद दूसरा पद, तो पहला पद 1 बाई एक्स, दूसरे का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे जेड के सापेक्ष, तो क्या होगा डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, प्लस दूसरा पद कौन होगा, डी वाई बाई डी जेड, पहले का अवकलन, तो 1 बाई एक्स का होगा आपका माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, परंतु एक्स का फिर से होगा जेड के सापेक्ष, तो डी एक्स बाई डी जेड लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। और बगल में डी जेड बाई डी एक्स भी है, और डी जेड बाई डी एक्स जो है दोस्तों उसका मान आपने लाया 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये क्यों क्या कैसे लिखे, यहाँ डी जेड का गुणा भाग आपको समझने है। वास्तव में ये पूरा काम कहाँ से हुआ है, चेन रूल से हुआ है, अपन सरल शब्दों में समझने के लिए ऐसा कहते हैं। वैसे भी यहाँ पे आप देखो डी वाई बाई डी एक्स है, इसको अपन कैसे लिखे, डी वाई बाई डी जेड बाई डी एक्स, तो सरल शब्दों में आप देख सकते हैं कि डी जेड का गुणा भाग हुआ है। ठीक है, वास्तव में ये पूरा काम कहाँ से होता है, चेन रूल, एक व्यापक रूल है, आपने पढ़ा होगा उसको बचपन में, वहां से आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो 1 बाई एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए दोस्तों, डी एक्स बाई डी जेड का मान क्या है, तो डी एक्स बाई डी जेड का मान है एक्स, तो डी एक्स बाई डी जेड का मान जब यहाँ रखूंगा एक्स, तो यहाँ से एक एक एक्स कट जाएगा, क्योंकि एक एक्स और एक एक्स कटेगा, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स यहाँ पे भी मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी जेड। ठीक है दोस्तों, है ना, इसका मान क्या है एक्स, और एक एक एक्स कटेगा तो 1 बाई एक्स कॉमन, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 बाई एक्स। अब देखो दोस्तों 1 बाई एक्स कॉमन निकल रहा है, और ये वाला 1 बाई एक्स वो तो है ही बाहरी है, तो गुणा होके कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आपको अंदर क्या बचेगा दोस्तों, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। ठीक है दोस्तों, अब देखो डी बाई डी जेड को अपन ने डी डैश कहा है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, अगर डी बाई डी जेड को अगर आप डी डैश बोल रहे हो तो ये कौन है, ये डी डैश का स्क्वायर वाई माइनस डी डैश वाई, ऐसे आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को तिर्यक गुणा कीजिए, ये वास्तव में आप किसका मान निकाल रहे थे, इसका मान निकाल रहे थे, तो उसको आप लिखिए दोस्तों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को तिर्यक गुणा करो
और देखो कि क्या मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसको आप अच्छे से समझ चुके हो कि ऐसे इक्वेशंस की पहचान क्या है। अब गौर कीजिए, जब एक्स स्क्वायर तिरक गुणा होकर इधर आएगा तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, उधर से देखो दोस्तों डी डैश बाहर निकालो, वाई को भी बाहर निकालो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बताओ। डी डैश बाहर निकलेगा तो डी डैश -1 बचेगा, वाई इधर हो गया। अब इस पैटर्न को आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तो ये, और दूसरा अपन शुरुआत में जो लाए थे, देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स को अपन क्या लाए थे, ठीक है ना। एक और पैटर्न आप याद रखिएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को अपन क्या लाए थे, याद कीजिए, वो अपन लाए थे डी डैश वाई। ठीक है, यही चीज है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को अपन ऐसे लिखे थे और उसका मतलब डी डैश वाई। तो इसको, इस पैटर्न को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखो सिंगल डेरिवेटिव है तो साथ में एक्स है तो उसको डी डैश वाई लिखे, डबल मतलब सेकंड डेरिवेटिव है ना भाई, तो साथ में एक्स स्क्वायर है तो उसको डी डैश और डी डैश -1 हो गया, है ना भाई, वाई तो है ही। अगर मान लीजिए थर्ड डेरिवेटिव आता साथ में एक्स क्यूब होता तो उसको कैसे लिख सकते थे, डी डैश -1 फिर डी डैश -2 ऐसा आता और ये वाई होता। मैंने कि फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ अगर एक्स है, यानी इसको एक्स डिवाइड बाई डी एक्स को सिर्फ डी डैश और वाई तो रहेगा कंपलसरी सब में। फिर सेकंड डेरिवेटिव है तो साथ में एक्स स्क्वायर है, तो वहां डी डैश तो है ही, परंतु साथ में और कौन आ गया, डी डैश -1 भी आ गया, और वाई तो है ही। अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो साथ में एक्स क्यूब है तो डी डैश भी है, डी डैश -1 भी है, डी डैश -2 भी आ गया। इसके बाद अगर आप फोर्थ डेरिवेटिव लिखेंगे साथ में एक्स की घात 4 होगा तो उसको आप लिख सकते हैं डी डैश -1, डी डैश -2, डी डैश -3 और साथ में वाई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ डी डैश कौन है आप अच्छे से जान रहे हैं, डी डैश कौन है, डी बाई डी जेड को बोल रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखो दोस्तों, अगर आप ये पूरी रिप्लेसमेंट दिए गए अवकल समीकरण में करते हैं तो फिर जो आपको अवकल समीकरण मिलेगा उसमें आपको एक भी वेरिएबल पद गुणांक के रूप में नजर नहीं आएगा, यानी कि उसमें वो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के रूप में तब्दील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आप दिए गए अवकल समीकरण जिसका नाम मतलब समीकरण 1 है, ठीक है, तो समीकरण 1 में अपन अब ये सारी चीजों को रखेंगे, अतः समीकरण 1 से क्या होगा देखो। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि सर ये पूरा काम हमको सॉल्यूशन बनाते टाइम करना पड़ेगा क्या, तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा काम जम करके दिखाएं। आप क्या कीजिएगा, देखो जैसे अवकल समीकरण आपको दिया है, आप ये मान लिए, ये हो गया, ये हो गया, इतना मान लेने के बाद ना उसके बाद आप बोलिएगा कि अब हमको क्या करना है, अब दिए गए अवकल समीकरण को हम किस रूप में लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला रूप बताइएगा। अतः ये सभी मानों को हम अवकल समीकरण में रखेंगे, या यूं कहिए कि हम ये सब ज्ञात करेंगे तो अपने को ये मिलेगा, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से देख ली रहो, ये हमने आपके समझ के लिए बताया कि ये कैसे आया करके, ठीक है, ये सूत्र कैसे तैयार हुआ ये समझाने का पूरा काम हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे वो हम आपको बतला रहे हैं। ठीक है, देखो आपको लिखना कैसे है, देखो इसको ना, ये पूरा काम नहीं करना है आपको, ये केवल आपको समझाने के लिए सिखाया गया ताकि ये रिजल्ट कैसे आए वो आपको बतलाया जा सके, ताकि आप पूरी तरह से सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपको लगता है कि सर ये कैसे डायरेक्ट कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है ना, तो अभी हम डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपने सीख लिया, सीखना जरूरी है। परीक्षा में ये काम अगर करेंगे तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी काम में आपको इतना समय लग जाएगा तो फिर बाकी जो आगे इसका जो मेन सॉल्यूशन का काम है उसमें तो और समय लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करें दोस्तों, आप इसको ये वाली लाइन भी हटा दीजिए। ठीक है, ये आपको मानना है x बराबर e की घात z, तो z बराबर है ना log x हो जाएगा। अतः अब आप x dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट ये वाली लाइन डी डैश वाई, तथा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो दोस्तों, ये देखो आप यहाँ पे लिखा है डी डैश -1 वाई। ठीक है, अभी यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव तक है तो हमारा इसे इतना ही बस बता दो। अगर मान लो दिए हुए अवकल समीकरण में थर्ड डेरिवेटिव भी होता, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होता, तो आप तथा करके इसको ये वाली लाइन को भी लिख देते। और कितना पैटर्न आप देख रहे हो, बहुत आसानी है। देखो यहाँ पे डी डैश के साथ डी डैश -1 भी आ गया, फिर थर्ड वाले में, थर्ड डेरिवेटिव वाले में डी डैश के साथ डी डैश -1 भी, डी डैश -2 भी, फिर
फोर्थ डेरिवेटिव में क्या था, डी डैश माइनस वन, डी डैश माइनस टू, डी डैश माइनस थ्री, फिर वाई। ठीक है, तो वाई तो सब में है ही कंपलसरी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल हमारी जरूरत इतनी है क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जरूरत यहीं से हो जाएगी। अब इन मानों को आप समीकरण नंबर 1 पे रख दो। यहाँ डी डैश कौन है उसको बताना पड़ेगा कि भाई डी डैश जो है ना वो कौन है, डी बाई डी जेड है, ऐसा आप उसको बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप वहां पर रख दीजिए अतः समीकरण 1 से। तो चलिए दोस्तों ऊपर लिखता हूं मैं। तो समीकरण 1 में इन सभी मानों को रखिए, इसके जगह पे रखेंगे ये चीजें, डी डैश माइनस वन वाई, ये इसके जगह रखा गया, माइनस 4 एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह में क्या रखूंगा, डी डैश वाई प्लस 6y बराबर x। x को x मत लिखना, अब आप पूरा काम आप z के रूप में देखो, डी डैश लिख चुके हो ना, और डी डैश कौन है, डी बाई डी एक्स नहीं है, डी डैश कौन है, डी बाई डी जेड है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए x की जगह जो माने हो अब उसको लिख दो e की घात z। यहाँ से y y y कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, और साथ ही में डी डैश को गुणा भी करते आता हूँ, तो डी डैश का स्क्वायर, फिर माइनस डी डैश माइनस 4d डैश प्लस 6 कॉमन निकल गया, मतलब कॉमन निकल गया y। ठीक है, तो कॉमन निकल गया y और बराबर में एक ही घात z। तो चलिए दोस्तों कितना हो जाएगा, डी डैश स्क्वायर माइनस 5d डैश, डी डैश स्क्वायर माइनस 5d डैश प्लस 6। यस, अब देख लो, अब आपको जो अवकल समीकरण यहाँ दिख रहे हैं गुणांकों के रूप में कौन दिख रहा है दोस्तों, 1 माइनस 5 6 आ गया ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, परिवर्तित होके देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट में देखो एक्स स्क्वायर ये सब दिख रहा था। ठीक है, मतलब हालांकि यहाँ पे कांस्टेंट पूरा, मतलब सॉरी कोएफिशिएंट जो यहाँ पे 4x है, परंतु ये तो है तो वेरिएबल ना, वेरिएबल नजर आ रहा है ना, तो ये पूरा ये टोटल पूरा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जिसमें से हमने x डिवाइड बाई डी एक्स की जगह में क्या रखा है, डी डैश वाई रखा है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक, हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ गुणे में रहते हैं, जैसे वहां 4x के साथ गुणे में, तो कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ गुणे में रहते हैं मतलब वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, परंतु यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट बन चुके हैं, शुद्ध रूप से सब कांस्टेंट हैं। चलिए अब आप इसका अब पहले जैसा सॉल्व होगा दोस्तों, पहले कैसे सॉल्व करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए डी डैश के स्थान पर आप m रख दो, तो ये बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं m बराबर 3 और 2 आएगा। ठीक है, ये आप कई हजार बार कर चुके होंगे ये काम, अगर आपने बहुत सारे इक्वेशंस को प्रैक्टिस करके देखा है। ठीक है, तो पिछले टॉपिक के है ना भाई, वैसे भी ये वर्ग समीकरण है, m का वर्ग, m में वर्ग समीकरण सॉल्व करोगे -3m -2m में टूटेगा, फिर m कॉमन निकलेगा m-3, फिर वहां से -2 कॉमन निकलेगा m-3, फिर m-3 m-2 में टूटेगा, सॉल्व करोगे तो m बराबर 3 तो आएगा। अतः कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखोगे, c1 e की घात में 3x नहीं z लिखना। अब आपका पूरा काम x के स्थान पर z के रूप में होगा, आपने पूरा रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, z है, तो c1 e की घात 3z प्लस c2 e की घात 2z, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, पी आई। तो चलिए देखते हैं पी आई कैसे मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आप मेन चीज ये है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरे इक्वेशन को देख ली रही दोस्तों, दूसरा इक्वेशन जो है वो आपको होमवर्क है, ये आपको पढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, सेम बनेगा बिल्कुल, यहाँ पे x की घात 4 लिखा है। ठीक है, तो ये आपको बनाना है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है पी आई की। चलिए देखते हैं पी आई कैसे निकलेगा। तो पी आई बराबर 1/fd, fd के रूप में आपके पास क्या है, डी डैश स्क्वायर माइनस 5d डैश प्लस 6। ठीक है, और यहाँ आएगा क्यू के रूप में है आपके पास e की घात z। तो दोस्तों कितना सरल बनता है बताओ, ये कुछ नहीं करना पड़ता हमको। अब यहाँ पे देखो आप e की घात z है, तो z का गुणांक 1 यहाँ पे आप d डैश के रूप में रख दो, खेल खत्म। चलिए रखिए दोस्तों, कितना आएगा बताओ,
तो डी डैश की जगह आप जेड का गुणांक याद करो। टी की घात एक्स वाला क्या नियम था? पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने के नियमों में हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो जरूर जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, जेड का गुणांक यहाँ 1 है तो डी डैश की जगह में अपन 1 रख देते हैं, तो 1 माइनस 5 प्लस 6 की घात जेड। तो यहाँ से सब कट पिट के कितना आएगा दोस्तों? 6 और 1 7 में 5 या 2, 1/2 ई की घात जेड। ये आपका क्या आ गया? पी आई आ गया। ठीक है, डी डैश के स्थान पर जेड का गुणांक कितना है? 1 है, उसको रख दिए। ठीक है, यहाँ जेड का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो डी डैश के स्थान पर 1 रखते हैं। तो हमेशा रखना, जब भी आपके पास ई की घात के रूप में यहाँ कुछ रहेगा ना, तो वो जो वेरिएबल के जो गुणांक है उसको डी डैश या डी, जो भी आपके पास, जब आप जो समीकरण सॉल्व करते रहोगे, यहाँ अपने पास डी डैश है तो उसमें मैं रख दिया। रखते टाइम बस इतना ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर इसका 0 ना हो जाए। तो अभी 0 नहीं हुआ है तो इसलिए हमने रख दिया। अगर 0 हो जाता तो उसको अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं, व्यापक विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तमाम प्रकार की चीजें पिछले वीडियोस में डिस्कस की जा चुकी हैं, आप जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों। तो पी आई आ चुका है, अतः संपूर्ण हल क्या होगा? अतः अभिष्ट संपूर्ण हल क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस ई आई। सी एफ कौन है दोस्तों? C1 ई की घात में 3z, C2 ई की घात में 2z, और पी आई कौन है? हाफ ई की घात z। दोस्तों ये कंप्लीट हल अभी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो एक्स के टर्म्स में देना है। इसमें तो जेड 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 दिखाई दे रहा है, जेड वाला तो आपने अपनी सुविधा के लिए माना था, असली चीज तो अपने को देखो एक्स वाई के टर्म्स में ना, तो आपका फाइनल आंसर भी एक्स वाई के टर्म्स में आना चाहिए, यानी कि वाई इक्वल एक्स वाली चीजें दिखनी चाहिए। तो वो कैसे दिखेंगी? देखो ध्यान से, तो ये x बराबर ई की घात जेड है, x बराबर ई की घात जेड है, दोनों पक्षों में त्रिघात करोगे तो x त्रिघात बराबर ई की घात 3z हो जाएगा। अर्थात ये कौन है? तो ये है आपका x की घात 3। वैसे ये कौन है? तो ये आपका x की घात 2 है। वैसे ये कौन है? e की घात z को तो आपने x माना ही है, तो ये हो जाएगा हाफ x, और ये y। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ दोस्तों। देखिए ये आपका अब जो सॉल्यूशन है ना, वो फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ है। ठीक, C1 एक्स क्यूब, C2 एक्स स्क्वायर, और e की घात z/2 यानी कि x/2। ठीक है, यानी हाफ x। तो दोस्तों कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, जबरदस्त तरीके से बनाए ये सवाल आज का। और अब मुझे पूरी की पूरी गारंटी है या पूरी पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अब जब भी आपको ऐसे कॉशीज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन टाइप में अगर कोई इक्वेशन दिखे जिसको आप रिड्यूस कर सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, तो आपको ये चीजें याद रखनी, ये चीजें मेन है कि x dy by dx की जगह पे आप d डैश y रखेंगे। फिर ये सेकंड ऑर्डर वाले में जिसके साथ x स्क्वायर रहेगा उसकी जगह d डैश इंटू d डैश माइनस 1y। वैसे क्यूब वाले में d डैश माइनस 1, d डैश माइनस 2y। इस तरह से ये आगे होते जाएगा। जैसे चौथे वाले में क्या रखते हैं? चतुर्थ डेरिवेटिव रहता, साथ में x की घात 4 रहता, तो आप रखते d डैश माइनस 1 इंटू d डैश माइनस 2 इंटू d डैश माइनस 3 फिर y। ठीक है, तो इस टाइप का रिप्लेसमेंट आपको करना है और बनाना है। ठीक, तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जो दूसरा और डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको आपको सॉल्व करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों इसके पहले के सारे टॉपिक्स के वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और अलग प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।